डीएनए में आज हम सबसे पहले उन राजनीतिक खिलाड़ियों का डीएनए टेस्ट करेंगे जिन्होंने अपने फायदे के लिए भगवा आतंकवाद शब्द का आविष्कार किया। हम आपको बताएंगे कि पिछले 8 वर्षों में इस शब्द का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया गया। हम ये सवाल आज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भगवा आतंकवाद की साजिश का रंग आज उतर गया। दरअसल आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दे दी है। इससे पहले इन धमाकों की जांच करने वाली महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को धमाकों का मास्टरमाइंड बताया था और इसी के दम पर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने भगवा आतंकवाद शब्द का आविष्कार किया था और बाद में इसका काफी इस्तेमाल हुआ। इसे आप भगवा आतंकवाद घोटाला भी कह सकते हैं क्योंकि घोटाला सिर्फ वो नहीं होता जिसमें पैसे का हेरफेर किया जाए। घोटाला वो भी होता है जिसमें पूरे देश से झूठ बोला जाता है, फरेब किया जाता है, विचारों का हेरफेर किया जाता है और लोगों के दिमाग में भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का जहरीला इंजेक्शन लगाया जाता है। ये एक ऐसा डीएनए टेस्ट है जिसे देखकर आतंकवाद का धार्मिक बंटवारा करने वाले लोग आज शर्मिंदा हो जाएंगे। हम आपको इस केस से जुड़ा हुआ हर सच बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि इस केस में आज क्या हुआ। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए ने आज मुंबई की एनआईए स्पेशल कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे जबकि 101 लोग घायल हुए थे। आज की सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट में एनआईए ने इन धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 6 लोगों को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। एनआईए के मुताबिक जांच के दौरान इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। एनआईए की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में मकोका के तहत कोई मामला नहीं बनता, इसलिए इन आरोपियों पर से मकोका हटाने की बात भी कही गई है। हालांकि एनआईए की चार्जशीट में कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में एनआईए ने यह भी लिखा है कि कर्नल पुरोहित के घर में एटीएस ने आरडीएक्स प्लांट किया था। ये गौर करने वाली बात है कि अब एनआईए ये कह रही है कि कर्नल पुरोहित के घर पर जो एक्सप्लोसिव्स मिले थे वो प्लांट किए गए थे और उन्हें प्लांट किया था एटीएस ने। इसलिए एनआईए के इस दावे से मुंबई के एटीएस के पूर्व चीफ और 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मुंबई एटीएस पर एनआईए ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। अब सवाल यह है कि अगर हमारी जांच एजेंसियां ऐसा करेंगी तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाएगी। वैसे आज एनआईए की यह फाइनल रिपोर्ट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। 2009 में मुंबई एटीएस ने इस मामले में अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें साध्वी प्रज्ञा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अपनी चार्जशीट में एटीएस ने कहा था कि विस्फोटक के साथ रखी मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। मुस्लिम बाहुल इलाकों में धमाके के लिए आयोजित बैठकों में साध्वी प्रज्ञा शामिल होती थी। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ हुई एक बैठक में कर्नल पुरोहित ने विस्फोटक मुहैया कराने की बात कही थी। मालेगांव धमाकों में विस्फोट कराने वाले हैंडलर्स का इंतजाम करने की जिम्मेदारी साध्वी की थी। ये तमाम आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब एनआईए की ताजा चार्जशीट बता रही है कि ये तमाम आरोप झूठे थे और इन्हें साबित नहीं किया जा सकता। एनआईए की सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम से खरीदी गई थी, लेकिन धमाकों से पहले उस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल एक दूसरा आरोपी रामचंद्र कलसांगरा कर रहा था। एनआईए ने कहा है कि इस बारे में कुछ लोगों ने एटीएस के सामने गवाही दी थी, लेकिन जांच में एटीएस ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और प्रज्ञा ठाकुर को मुख्य आरोपी बना दिया। मुंबई एटीएस ने एक गवाह के बयान के आधार पर यह भी आरोप लगाया था कि धमाकों को अंजाम देने के लिए भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित के बीच मुलाकात हुई थी, जबकि एनआईए की जांच में यह पाया गया कि गवाह कभी भोपाल गया ही नहीं था, बल्कि पहली बार यह गवाह भोपाल तब गया जब मई 2012 में एटीएस खुद उसे भोपाल लेकर गई। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में एक और गवाह के बयानों के आधार पर यह आरोप लगाया था कि धमाकों के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और रामचंद्र कलसांगरा के बीच उज्जैन में एक मुलाकात हुई थी, लेकिन एनआईए ने यह दावा किया है कि इस गवाह को डरा धमकाकर एटीएस ने यह बयान जबरदस्ती दिलवाया था।
आरोपियों में जगदीश म्हात्रे नाम का एक व्यक्ति भी था। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि वो हथियारों की खरीद फरोख्त तो करता था, लेकिन ब्लास्ट में उसके शामिल होने के सबूत नहीं मिले। एनआईए की पूछताछ के दौरान बहुत सारे गवाह अपने बयान से पलट गए। एनआईए की तरफ से यह भी कहा गया है कि एटीएस के काम करने के तरीके की जांच होनी चाहिए, हालांकि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये वो तमाम दलीलें हैं जिनके आधार पर एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दी है और उनके ऊपर से मकोका हटाने की सिफारिश की है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन आरोपियों के ऊपर से मकोका हटने का मतलब क्या है। मकोका हटने के बाद केस अब मकोका अदालत से सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब केस का ट्रायल नए सिरे से शुरू होगा। मकोका के तहत अगर आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो वो बाद में उससे मुकर नहीं सकता, लेकिन अब मकोका के तहत केस दर्ज नहीं होगा तो आरोपी पुलिस को दिए गए बयानों से मुकर भी सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इससे आरोपियों के खिलाफ केस काफी कमजोर हो जाएगा। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एक बड़ा यूटर्न आ गया है। एनआईए ने ग्रेटर मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा, श्याम भंवरलाल साहू, प्रवीण तकालकी, लोकेश शर्मा और धन सिंह चौधरी को क्लीन चिट दे दी गई है। साथ ही एनआईए के इस चार्जशीट में कहा गया है कि इस मामले में मकोका के तहत कोई मामला नहीं बनता। एटीएस मुंबई ने मकोका के तहत गुनाह को कबूलने वाले जो बयान दर्ज किए थे उस पर एनआईए को भरोसा नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आपके साथ है, जिसका रोल आया हमने वही आगे किया है। जब भी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करती है तो जो उसका फाइनल रिपोर्ट, जिसको हम चार्जशीट कहते हैं, वो बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स ही होता है। जो एविडेंस मिलता है इन्वेस्टिगेशन में उसके आधार पर किया जाता है और उसका एग्जामिनेशन, उसका इवैल्यूएशन मल्टीपल लेवल पर होता है। हालांकि एनआईए ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में मुंबई एटीएस की जांच को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। एनआईए की ताजा चार्जशीट में 10 लोगों के खिलाफ मामला चलाने को कहा गया है, जिनमें कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित पर आईपीसी की धाराओं 120B, 302, 307, 326, 427, 153A के साथ आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की धाराएं लगी हैं। कर्नल पुरोहित के अलावा रामचंद्र कलसांगरा और संदीप डांगे समेत 10 लोग अभी भी आरोपी हैं। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में एनआईए ने जो बड़ी बातें लिखी हैं, उसके मुताबिक एटीएस ने कर्नल प्रसाद पुरोहित के देवलाली आर्मी कैंप के घर में आरडीएक्स प्लांट किया था। ऐसे में एनआईए का यह दावा पूर्व एटीएस चीफ और 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे पर बड़ा सवाल उठा रहा है। एटीएस के विरोध में बहुत सारा एविडेंस आया, जो आर्मी ऑफिसर का एविडेंस है, जो बाकी विटनेसेस का एविडेंस है, उसमें सीरियस चार्जेस है, आरडीएक्स प्लान करने का चार्ज है। तो अब इस केस में कुछ नहीं बचता। जब थोड़ा सा एविडेंस है, डिस्कशन हुआ है, तो पूरों को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए शायद उन्होंने किया है। लेकिन बाकी 8 लोगों का भी एक्विटल होना तय है। हम केस चलाना चाहते हैं, पहले बेल लेंगे और फिर केस चलाएंगे। एनआईए पॉलिटिकल प्रेशर में पहले एविडेंस नहीं देख रही थी, अब उस डॉक्यूमेंट्री को एविडेंस को एनआईए ने देखा है और एनआईए ने जो स्टैंड लिया है। लेकिन फिर भी हम दुखी है कि बाकी 8 जो आरोपी है उनके खिलाफ भी एविडेंस नहीं था। एनआईए ने बोल्ड स्टैंड लेना चाहिए था। एनआईए की ताजा चार्जशीट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। साध्वी प्रज्ञा पिछले 8 वर्षों से जेल में बंद है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुआ था। अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में प्रज्ञा ठाकुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय कार्यकर्ता रही, लेकिन बाद में वो साध्वी बन गई और सूरत में अपना आश्रम बनवा लिया। मुंबई एटीएस ने साध्वी पर आरोप लगाया था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक का इस्तेमाल मालेगांव धमाकों में किया गया था। प्रज्ञा ठाकुर ने एटीएस के अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान मारपीट का भी आरोप लगाया था। हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि राजनीति उसे प्रभावित कर दे, यह कहना बहुत बेकार की बात है। कोई भी लोग खुल करके कोई भी सामने नहीं आए कि एक महिला के ऊपर इस प्रकार के जुल्म किए गए, हम इसके विरोध में हैं। क्यों किया गया, इसकी जांच क्यों नहीं की जाती है? आज साध्वी जी मध्य प्रदेश में नहीं होती, यदि मीडिया वाले सतर्क महाराष्ट्र में नहीं होते। पल पल की रिपोर्ट मीडिया वालों ने रखा और उसको
जन जन तक पहुंचाया, नहीं तो महाराष्ट्र सरकार साध्वी जी को बचने देती क्या? आज के बाद, आज अगर उनको लग रहा है कि साध्वी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया होगा, हमारी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उन सबको सुख समृद्धि दे जिन्होंने निष्पक्ष जांच की और हमारी साध्वी जी और सत्य की जीत हो। लेकिन अब एनआईए की ताजा चार्जशीट बता रही है कि ये तमाम आरोप झूठे थे। अब इस पूरे मामले पर खूब सियासत भी हो रही है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कोई गतिविधियां थी नहीं। लोग जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने देश के अहित में रहकर इन सब चीजों पर भी साजिश की। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ दुष्व्यवहार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि अब इनको रिहा करने के बाद इनके लिए सरकार मुआवजा देनी चाहिए सही प्रकार, ताकि ये जो 12 साल बर्बाद हुई वो उसको थोड़ा हल्का पड़े। हिंदू टेरर शब्द इजाद किया गया था, वो तो मुझे लगता है पाकिस्तान को संतुष्ट करने के लिए किया। क्यों? पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी की क्या रिश्ता, ये देखना है। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा। पहले उसको मुसलमान दिखाई दिए, उनको जेल में डालने का धंधा किया। फिर बाद में मुसलमान निर्दोष ध्यान में आए तो उन्होंने देशभक्त हिंदुओं पर कीचड़ उछालने का कोशिश की। तो ये सोचे समझा मिस यूज ऑफ द एजेंसीज था उस समय की कांग्रेस लेड यूपीए सरकार का। हालांकि विपक्ष अब एनआईए पर ही सवाल उठा रहा है। साध्वी प्रज्ञा इनोसेंट है, एक ईमानदार ऑफिसर कर करे बेईमान है। आज की सरकार में यही होना है। एनआईए सरकारी एजेंसी है और इस रिपोर्ट के बाद एनआईए की क्रेडिबिलिटी इस देश के अंदर खत्म हो जाएगी। ये गजब है, जिसकी सरकार बनती है उसकी एनआईए हो जाती। पहले ये सारे लोगों कह रहे थे कि इन्होंने वहाँ मालेगांव में ब्लास्ट किया है, अब ये नई एनआईए है, अब ये कह रहे नहीं किया है। मेरा ये कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये पूरी चीजें अदालत के अधीन, अदालत को फैसला करने दीजिए क्या सही है क्या गलत है। एनआईए ने किसी एजेंसी को और सरकार को इसमें कतई हस्तक्षेप नहीं करना। सवाल है कि क्या साध्वी के खिलाफ मामले राजनीति से प्रेरित थे? क्या इसे भगवा आतंकवाद का एक बड़ा राजनीतिक मामला बनाने के लिए ये आरोप गढ़े गए थे? अब भगवा आतंकवाद की पूरी थियरी ही कटघरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। भगवा आतंकवाद शब्द की खोज करने वाले राजनीतिक खिलाड़ियों की भी अब पोल खुल चुकी है और ये एक तरह से भगवा आतंकवाद घोटाला है जिसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मनीष शुक्ला और ब्रह्मप्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। अब सवाल यह है कि पिछले 8 वर्षों से जेल में बंद साध्वी प्रज्ञा जैसे तमाम लोगों का यह समय कौन वापस लाएगा? अगर इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे तो फिर क्यों इतने वर्षों तक इन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद रखा गया? क्या जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद को खास रंग दिया गया? वैसे हैरानी की बात यह भी है कि सरकार बदलते ही आपने देखा कैसे गवाह बदल जाते हैं, बयान बदल जाते हैं और फिर पूरी की पूरी जांच भी बदल जाती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब इस मामले में जल्द फैसला होगा और भगवा आतंकवाद घोटाला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे, वो कौन ताकतें थीं जिन्होंने इस पूरे घोटाले में जो शामिल थे, जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया। उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।